तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम। और जनाब, इस उम्मीद के साथ अपना शो का आगाज़ करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे और हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। साथ साथ बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमें फ़ीडबैक देते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे पेज को फॉलो करते हैं, हमारा जो पेज है हेल्थ फर्स्ट बाय डॉक्टर वजाहत उसको फॉलो करते हैं और अपने मशवरे हमें दे रहे होते हैं। और यकीनन यह हमारा आपसे वादा है कि आपके दिए हुए टॉपिक्स हम बहुत जल्द आपके साथ लेके आएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अमूमन ये चीज़ें मैंने देखी हैं बच्चों में। गोया कि मैं इस फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने इसका ओवरव्यू लिया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस टॉपिक को हमें डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि याद रखें कि बच्चा अगर अपने एज में मजबूत फाउंडेशन नहीं बनाएगा तो नौजवानी में और एक टाइम के आने के बाद उसके अंदर बीमारियां लाहक हो सकती है, उसकी बॉडी की जो एनर्जी है वो कम होगी और हमारा बच्चा एक प्रोडक्टिव माहौल नहीं दे सकेगा। तो जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी पे जिसका नाम है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अमूमन इस लाइन में सुनने में बहुत कम आता है, लेकिन मैं आज आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ, फिर हमारे एक्सपर्ट्स आपको इसको डिटेल में बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में होता है वो जब हम खाना खाते हैं तो कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ प्रोटीन है जो हमारे खाने के ऊपर काम करते हैं और वो काम करने से हमारे कुछ पार्टिकल्स हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ चीज़ें निकलनी होती हैं अपने पेशाब से, पखाने से, और कुछ चीज़ें हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब होके वो हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर ये जो तोड़ने फोड़ने का अमल या खाने के साथ हमारे केमिकल्स का जो एक अमल दखल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो होता क्या है कि काम की चीज़ें बॉडी में कम रहने लगती हैं या जो जाने वाली चीज़ें हैं वो बॉडी में ठहर जाती हैं। इन तमाम चीज़ों का आज हम जिक्र करेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। गोया बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मैं इस फील्ड के बारे में नहीं जानता तो मैं बिल्कुल अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास दो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताएंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं और अगर बच्चों में ये बीमारी पाई जाए तो उनको कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस हैं और बहुत सारे हैं। तो जनाब, शो का आगाज़ करते हैं और छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो जनाब, अब अपने शो को लेके आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के हवाले से अपने सेगमेंट में जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। अमूमन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारे बच्चों की बीमारियां ख़त्म हो और वो एक सेहतमंद बच्चे के तौर पे माशरे में नज़र आएँ। क्योंकि याद रखें, यही छोटा बच्चा बड़े होके हमारे मुल्क के लिए एक सिटीज़न बनता है। तो बच्चों के हवाले से हम बात करते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा अपने समझने के बेहतरीन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जिसमें से नंबर 1 है आमिना मुजीब खान, न्यूट्रिशनिस्ट एंड कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैडम? आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आई और हमारे लिए आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। अच्छा, साथ साथ हैं डॉक्टर अदीलुर रहमान, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल एंडोस्कोप। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक। आपसे तो हमारी दोस्तियाँ हो गई हैं अब। बिल्कुल। और आते रहते हैं, हम आपको तंग करते रहते हैं। मोस्ट वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक बेसिकली मुझे याद है जब मैंने MBBS किया था तो हमें भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में कुछ पढ़ाया गया था, लेकिन इतनी डिटेल में हमने भी नहीं पढ़ा था उस ज़माने में, क्योंकि कुछ रफली सी एक सिचुएशन पता थी हमें कि क्या होता है। आई एम वेरी लकी टू हैव बोथ ऑफ यू राइट नाउ कि आज हम इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और अपनी फैमिलीज़ को बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये होता क्या है, सर किस तरह इसको डिफ़ाइन करते हैं? अच्छा, इसको हम सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे डाइट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कॉपर या आयरन, इनकी मेटाबॉलिज्म जो बॉडी हैंडल करती है तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो इधर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या उसकी एक्सेस हो जाती है, तो इसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये इनहेरिटेड होता है। इट मीन्स के ये जेनेटिक कॉज होता है, तो ये पेरेंट्स से इसकी जीन्स आती हैं, तो इसका कॉज इनहेरिटेड। कोई ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई एग्जांपल के तौर पे आप बता सकते हैं कि जो हम अमूमन मरीज़ों में देख रहे हो?
अच्छा, इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हम लोग विल्सन्स डिजीज़ देखते हैं जो बच्चों में होती है, जिसमें कॉपर मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट होता है, जो लिवर के अंदर वो कॉपर। फिर होता क्या है, जैसे कि कॉपर मेटाबॉलिज्म हो गया ख़राब, अब मैंने देखा है उस एक रिंग भी आ जाता है आई के अंदर, ठीक है ना, वो हमारे साइकेट्री में भी हम देख रहे होते हैं। तो पेशेंट किस कंडीशन में आपके पास आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का? अच्छा, शुरू में पेशेंट जो बच्चे को स्कूल में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, वो कोप नहीं कर पा रहा होता है, वहीं से वो पिक होता है, जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन उनकी होती है। हमारे जो लिवर की जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, यूजुअली वो लिवर के टेस्ट एबनॉर्मल होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो लिवर काफ़ी हद तक डैमेज हुआ हुआ होगा, तो हम डैमेज कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर। अच्छा, ठीक। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही है। ओके, डायरेक्ट इसका, क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म होता तो लिवर में ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या है, जनरल सिम्टम अभी आपने बात की, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँगा जी, कि सिम्टम्स क्या है, पेशेंट किस तरह पहली बार नमूदार होता है इस बीमारी के साथ, तो फैमिली क्या नज़र आती है सबसे पहले? इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जनरलाइज सिम्टम्स और ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स। ठीक, जनरलाइज बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती है, भूख नहीं लग रही होती है, और कमज़ोर होता है, उसकी डाइट अच्छी खुराक नहीं होती है, तो ये हम जनरलाइज सिम्टम्स कहते हैं। और अगर वो किसी ऑर्गन को डैमेज कर रहे हों, किसी मखसूस ऑर्गन को, तो उस ऑर्गन से रिलेटेड वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अगर वो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा हो तो ब्रेन रिलेटेड सेंट्रल सिम्टम्स उसको आ रहे होते हैं, लिवर रिलेटेड, या और किसी मखसूस ऑर्गन को डैमेज कर रहा हो तो उससे रिलेटेड पे सिम्टम्स हो। क्या डायबिटीज़ का हो जाना भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आता है? जी, वो भी इसमें कंसिडर करें। मैडम आप ही से एक सवाल पूछूंगा, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा कि अब सर्टन फूड से एलर्जिक भी तो हो जाती है, और ये मालूम करना माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल काम है कि बच्चे को किससे एलर्जी है, क्या इसका भी कोई ताल्लुक बनता है? नहीं, ये बेसिकली जैसे कि अंडा है, ट्रिकी फूड्स जो होते हैं, अंडा होता है, कई बच्चे टमाटर से एलर्जिक होते हैं, तो बेसिकली आपको उस वक्त थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जैसे आपने अंडा दिया तो कुछ रैशेस, हाइव्स वगैरह आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं आपकी स्किन पे, सो यू नो कि ये चीज़ जो है अग्री नहीं कर रही। लेकिन डॉक्टर्स एलर्जिस्ट एडवाइस ये करते हैं कि एक टेस्ट होता है ख़ास जो आपको बता देता है कि कौन कौन से फूड से आप एलर्जिक हैं, और वो पूरी लिस्ट आ जाती है। वो एक नया किस्म का टेस्ट है, और अभी आई थिंक 2-3 साल से AKU में भी हो रहा है, कराची में। आई एम नॉट श्योर कि बाकी सिटीज़ में हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, और वो उसका नाम आई डोंट नो, उसका आई थिंक इट्स नोन एज द एलर्जी टेस्ट। जी, इट्स वो एक जेनेरिक नेम है, और वो आराम से आपको पूरा बता देता है कि जी ये खाने जो हैं आप, ये तो बहुत बड़ी खबर है वैसे। जी जी जी, ये नया टेस्ट है, और आई थिंक एक और क्लिफ्टन में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी हो रहा है। अच्छा अच्छा जी। तो जनाब अभी हमें एक बात तो पता चली कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के इस चक्कर में 10-10 साल गुजार देते हैं कि एलर्जी किस चीज़ से है इसको, उसका भी टेस्ट है, तो टेस्ट करा के आपको पता चल जाएगा, जिस तरह मैडम ने कहा कि लिस्ट आउट हो जाएगी चीज़। तो ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उसको आप टेस्ट कराएं, चीज़ों को रूल आउट करें। अब उसके बाद मेरे पास डॉक्टर साहब के लिए एक सवाल होगा कि क्या जीन्स का इसका क्या ताल्लुक है जेनेटिकली, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद अब बस हम यूँ गए और यूँ आए। जनाब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हमारे बच्चे और उनकी ताकत, इस सारी चीज़ों में बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल था, छोड़ के गया था, जेनेटिकली क्या इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों का? जी, जैसे मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, हैज़ टू डू कि वो एक जीन्स जो है वो पेरेंट्स से ही आती हैं, एक मदर से और फादर से। तो जीन मैपिंग जो है, अब साइंस इतनी डेवलप होगी कि जीन मैपिंग की तरफ तो हम वी नो कि कौन कौन सी जीन्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इन फ्यूचर वी आर वेरी होपफुल कि जीन थेरेपी की तरफ साइंस जाए तो प्रॉब्ली क्योर जो है वो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड, इसको अप्रोच कर सकते हैं। सो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड टू एड्रेस दीज डिसऑर्डर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है, अब आई डोंट नो कि कितने हकीकत है, कि फैमिली में शादियाँ होना, कज़न मैरिजेस के अंदर इसका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाता है। जी, जो कज़न मैरिजेस में और उनके चिल्ड्रन में, जहाँ पे ख़ानदान के अंदर ही शादियाँ होनी है, तो उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है, और ये साइंटिफिक फैक्ट है।
तो इसीलिए अब डिस्करेज करा जाता है कि कज़न मैरिजेस जो है उसको रोका जाए। अच्छा मैडम ये बताइए कि इसकी ट्रीटमेंट में मेडिकल इन्फ्लुएंस तो हो गई, इंटरवेंशन, डाइट का क्या कंट्रीब्यूशन है? जी, ये इसमें बहुत बड़ा रोल, क्योंकि ये जो आपके इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये सही तरीके से इसको प्रोसेस नहीं कर पाती। सो बेसिकली आपको बहुत स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को वॉच करना है। सर्टन टाइप्स ऑफ बीन्स, सर्टन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, अनियंस, नट्स, स्पेशली काजू और पिस्ता, ये बहुत ज़रूरी है। आड़ू, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट जो आपको लेना चाहिए। इनफैक्ट सारे जो फ्रूट्स, ख़ास तौर पे सिट्रस फ्रूट्स, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। बनाना, 1 बनाना डे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी, इसमें आपको स्ट्रेट अवे पोटेशियम मिलता है, सो यू गेट ऑल द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। सो आपको ऑफ कोर्स वो तो इंडिविजुअल के साथ फिर बैठ के सारे थ्रैश आउट करने पड़ते हैं, फूड ग्रुप, 2-4 सिटिंग्स होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो खैर एक सिटिंग में ही कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास पूरे टूल्स मौजूद होते हैं क्लिनिक में कि हम आपको एक क्वेश्चनर देते हैं, उस पर सारा जब वो आ जाता है फिर हम उनके साथ बैठ के उनकी पूरी वो एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं, ताकि उनको पता हो कि किस कौन सी चीज़ उन्होंने खानी है और कौन सी नहीं, और कौन सी चीज़ से उनका सिस्टम जो है वो रिएक्ट करेगा और कौन सा अग्री करेगा। सही बात है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि प्रिवेंशन में कितनी ताकत है तो बिलीव करें कि आपको दवाइयाँ आदि भी नहीं खानी पड़ती। और हमारे पाकिस्तान में ये अलमिया है कि हम दवाइयाँ खर्च करने में नहीं कंजूसी करते। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए महीने की दवाइयाँ बंदी हुई हैं, बिल्कुल, लेकिन फ्रूट नहीं खरीद नहीं। बिल्कुल ठीक। तो बहरहाल अभी आप छेड़ लें हम डॉक्टर्स को, हम छिड़ गए तो फिर मसला ख़राब होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपकी तरफ मैं ये आऊँगा कि क्या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो IBS के नाम से जाना जाता है, क्या ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या कोई स्ट्रेस डिसऑर्डर है? नहीं, इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में तो नहीं कहेंगे, इसको स्ट्रेस रिलेटेड या बॉडी डायनेमिक्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और पेशेंट सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है डिफरेंट चीज़ों से, तो उसमें उसको सिम्टम्स ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। तो उसमें ज़्यादातर स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज़्यादा हैं उसमें। साइकोलॉजिकल, तो इसकी ट्रीटमेंट में आप, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है IBS का, तो आप क्या मेडिकल ट्रीट करते हैं या उसको थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं? जी, उसमें हम मेडिकल साइड भी उसका देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कॉज ना हो, क्योंकि IBS इज़ अ डायग्नोसिस एक्सक्लूजन। मोस्ट कॉमन पेशेंट्स भी IBS के ही होते हैं, लेकिन सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कोई ऑर्गेनिक कॉज अंदर रूल आउट कर जी, वो रूल आउट कर लें। उसके बाद हम सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट को, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए फिर हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है इन पेशेंट्स के लिए, और इसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल जो मॉडिफाई हो रही होती है या अफेक्ट हो रही होती है, हमारी कोशिश होती है कि नॉर्मल रूटीन पे वो चले आएँ, नॉर्मल जो उनका लाइफस्टाइल, जो उनके ट्रिगर्स हैं उनको भी देखें साथ साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम लोग कह के थक जाते हैं लोगों कि खाने पे तवज्जो दें, अच्छा खाएं और टाइम से खाएं। एक IBS का पेशेंट आपके पास आता है, तो वो क्या खाने से कुछ बेहतरी आती है जो आप उसको चार्ट बना के देते हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिकली पहले उनको ट्रीट करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ अ मेडिकल इशू, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ डाइटरी इशू। हम लोग IBS को खाने से ट्रीट करते हैं, तो बेसिकली हम वी मेक श्योर कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो उनको इरिटेट ना कर रही हो, क्योंकि IBS जो है वो उसके बहुत डिफरेंट फैक्शंस हैं। मतलब कहीं पे डाइजेशन भी ऑब्वियसली बीच में आ जाती है ऑब्वियसली, और जो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिटी है वो एक्सक्रीट नहीं सही तरीके से कर पाती, तो वो ऑब्वियसली जब गट में रहती है तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल। सो वी हैव टू गिव गट कामिंग फूड्स, यानी कि जो आपकी गट में प्रोबायोटिक्स हों, जो आपकी गट को ईज करें, फैमिलियर हों या उनके साथ माइक्रो आपके जो माइक्रो बायोब्स जो हैं आपके जो स्टमक लाइनिंग में, वो काम रहें। अगर वो काम रहेंगे तो फिर आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से चलेगा। वी डोंट वांट टू एग्रीवेट एनीथिंग, या ये सिनर्जी कायम करनी है दरअसल फूड की और इंटेस्टाइन की। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है, आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का, कि अगर किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो किस एज तक हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, या कोई ऐसी एज है कि उसके बाद हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, या हम बाज़ औक़ात बच्चों को छोड़ देते हैं कि इसका तो इलाज नामुमकिन है?
तो क्या एज रिस्ट्रिक्टेड ट्रीटमेंट है इसकी या आप कभी भी ट्रीट कर सकते हैं? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मैनिफेस्टेशन इनकी अर्ली छोटे उम्र में ही ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली इनका डैमेज भी शुरू में ही बच्चों में नज़र आना शुरू हो जाता है। और जब ऑर्गन डैमेज एक दफ़ा हो जाए तो उसमें यूजुअली हमारा जो मेन एम होता है कि हम सिम्टम्स को कंट्रोल करें और इसकी प्रोग्रेशन को जितना हद तक स्लो कर सकते हैं वो करें, चाहे वो मेडिकेशंस के ज़रिए हो या डाइट के ज़रिए हो। मतलब किसी भी एज में डायग्नोस होता है तो हम इसको ट्रीटमेंट पे ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। वो 16 साल तक का भी हो सकता है? यूजुअली ये चिल्ड्रन में ही देखा जाता है। चिल्ड्रन में देखा जाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें बेसिक मालूमात दी और आई होप कि आपकी इन बातों के बाद हमारे लोगों को जो घर पे ख़ास तौर पर माएँ कहती है ना बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, सब कुछ खाता है लेकिन शक्ल पे नूर नहीं आ रहा, तो भाई उसको एक बार डायग्नोस करा लो, क्या पता मेटाबॉलिक इश्यूज़ तो नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा आपसे हम मुलाकात करेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। जनाब आप ये तो थे हमारे साथ डॉक्टर अता साहब, हमारे साथ अभी और डॉक्टर भी हैं, हम बात करेंगे अपने नए सेगमेंट पे मज़ीद इस बारे में। आप लोग से दरख्वास्त है कहीं नहीं जाइए। जनाब तो एक बार फिर ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और अब बात करेंगे मज़ीद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के ऊपर अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। बेशक डॉक्टर अपना किरदार अदा करता है किसी भी बीमारी में, फैमिली अपना किरदार अदा करती है, पेरेंट्स को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि हमारे अतराफ़ में कुछ और लोग भी हैं जो बीमारियों को लेके या मज़ीद चीज़ों पे काम कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे माशरे में कुछ बेहतरी आती है। हमने उन्हीं में से एक शख्स को आज चुना है और आपसे हम उनकी बात कराएंगे। जनाब शाहिद इकबाल राना, एडवोकेट, हाई कोर्ट सेंट्रल प्रेसिडेंट, ऑल पाकिस्तान राजपूत लॉयर फोरम और लीगल एडवाइज़र है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के पाकिस्तान वेलफेयर फाउंडेशन, जिसको हम अपने अल्फाज में पैफ कहते हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इतना बड़ा तारुफ करा दिया, मुझे यकीन करें प्यास लग गई है। माशाल्लाह से काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये बताइए कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और आपका क्या किस तरह का लिंक बनता है, आप क्या करते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनको हमने इकट्ठा किया है। ठीक है। कोई हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पेशेंट्स वेलफेयर फाउंडेशन में कोई 350 बच्चों की रजिस्ट्रेशन है। ऐसे बच्चे हैं जिनको ना तो क्विकली ट्रीटमेंट मिलती है और ना ही उनकी डायग्नोसिस होती है। ये पूरे पाकिस्तान से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को मिलता है और जो उनको ज़िंदा रहने के लिए जो डाइट चाहिए, सही बात, पहले होता था कि उस डाइट को दूध कह के, मिल्क कह के उसको लग्जरी आइटम्स में रख दिया गया था, तो उसकी बहुत बड़ा एक टैक्स उस पर इम्पोज होता था। उस पर हमारे लोग इमरान खान साहब से मिले और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उस पर टैक्स तो माफ़ कर दिया, लेकिन डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से वो जो फीड थी वो हमारी पहुंच से बाहर हो गई। वो इस वक्त वो तकरीबन कोई 1000 बल्कि 10,000 से ज़्यादा का वो फीड आती है जो मिलती है हमें। उसमें होता क्या है कि जो बच्चे कोई 8-9 साल का बच्चा होता है वो नज़र ऐसे आ रहा होता है जैसे 3 या 3.5 साल का बच्चा है। बिल्कुल। अगर वो फीड उसको नहीं मिलती वो ज़िंदा नहीं रह सकता। उसकी सिचुएशन ये होती है कि उसको अगर हम थोड़ा सा डीपली हम देखते हैं तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अल्कलासिस और एसिडोसिस, ये दो उसकी सिचुएशंस हैं। डेफिनेटली परसों भी एक बच्चा उमरकोट से आए, सिर्फ डायग्नोसिस हमारे यहाँ होती है आगा खान हॉस्पिटल में। वो बेचारे वहाँ पे उन्होंने बहुत कोशिश की, फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो बच्चे की डेथ हो गई।
शदीद अफसोसनाक बात है, जबकि हमारा दस्तूर, हमारा कानून ये सपोर्ट करता है कि आर्टिकल 38 में वो कहता है कि अगर इस किस्म के बच्चे हैं जो अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट और स्टेट की ज़िम्मेदारी हैं। लेकिन अभी तक वादे वईद तो हैं, अमल कम है, अमल अभी तक हो नहीं पाया। मुलाकात जब प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं अफशीन, उनकी मुलाकात हुई तो वहाँ पे मैं नाम ले दूँ, फैसल वावडा साहब भी मौजूद थे। उन्होंने वादा किया था कि 250 जो बच्चे हैं वो मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ उनकी डाइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये इन प्रोग्रेस है, अभी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। ठीक है, मैं आपसे ये बात अभी मज़ीद कंटिन्यू करूँगा और वावडा साहब को भी उनका वादा याद दिलाऊँगा। थोड़ा कुछ सवाल डाइट के हिसाब से मेरे माइंड में आए तो मैंने कहा मैडम को दोबारा से ज़रा एक दो सवाल के लिए तंग करूँ। डाइट पे तो हमने बात की, खाना क्या है? एक तो ये वाकई इतनी महंगी डाइट होती है, हम थोड़ा स्मार्टली घर पे भी इन चीज़ों को इकोनॉमिकल रेट पे यूज़ कर सकते हैं, उन माओं के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं यही मेरा तो जो एम्फेसिस है वो घर के ही खाने पे है, बिकॉज आई थिंक कि जो आपकी अच्छी सेहत जो है वो किचन में बनती है, आपके अपने घर के किचन में। सो बेसिकली हमारे जो बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं वो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा माएँ घर पे बुला रही हैं और खिला रही हैं, प्लीज़ उस खाने को तरजीह दें। जंक फूड और बाहर के पैकेज्ड वाले जो आइटम्स आते हैं, जो आजकल हर बच्चे के हाथ में आप एक पैकेज्ड चाहे वो कोई सी कप केक के फॉर्म में हो या कोई बिस्किट के फॉर्म में हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दे आर ऑल एडिंग अप, एक ना एक दिन ये आके आपको पकड़ लेंगी। और यही इन्हीं में हिडन शुगर्स और प्रिजर्वेटिव्स और हर चीज़ का जो मसला है वो आदीज प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड्स, जिनके मैं सख्त खिलाफ। बच्चों का बेड़ा गर्क होता है, इन्हीं ने ही किया है हमारा। आप देखें ओबेसिटी कहाँ से कहाँ चली गई है। बच्चे जो आपके 14 टीनेजर्स जो हैं वो एक्सरसाइज तो करते नहीं होता इनसे नहीं, और इसी वजह से बिकॉज वो अगर ये डाइट ना लें और घर का खाना खाएं, चलो वंस अ वीक आपके पेरेंट्स आपको ट्रीट कर दें। आजकल के बच्चे तो सुनते भी नहीं है बात, तो ट्रीट ही नहीं रही ना, नहीं, अब नहीं। तो वो बदमाशी हो गई है। बिल्कुल शाम को रोज ही हमें जनाब अब चाहिए कोई ना कोई डब्बा फ्राइड फूड चाहिए और बाहर का वो नगेट्स चाहिए। एक सवाल और, अभी टाइम कम रह जाएगा जी। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं शरारती तो होते हैं, उनके अंदर भी मस्ती होती होगी, तो क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह यूटिलाइज करें? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी कंडीशन क्या है। सही। वो तो जैसे अभी पर्सन टू पर्सन एग्जैक्टली बताया, बट बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी इन चिल्ड्रन इज अ मस्ट डू। राइट। वो कहीं ना किसी तरीके से भी फिजिकल एक्टिविटी को एक्वायर करें जो उनको पसंद है करना, ठीक है, चाहे वो बाग में भागना ही क्यों ना हो। सही बात। बट देखें, जब तक बॉडी एक्टिव नहीं होगी, देखें हर बॉडी को हर चीज की जरूरत है, नरिश करना है ना बॉडी को, वो आपको फूड से भी करना है, माइंड से भी करना है, सोल से भी करना है, तो 3 नरिशमेंट चाहिए आपको टू ग्रो। बैटरी चार्ज होगी तो बिल्कुल बैटरी चार्ज होगी तो। अभी टाइम जो होता है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे शो का। अब टाइम जा रहा है और अभी थोड़ा से ब्रेक का टाइम आ गया, लेकिन मैं क्योंकि मैडम के अभी पेशेंट्स भी हैं, उनको जाना है, तो हम इनसे मजबूरी में खुदा हाफिज़ करेंगे। लेकिन राना साहब हमारे साथ आखिरी सेगमेंट में होंगे, अभी उनसे मज़ीद सवाल करेंगे। थैंक्स मैडम आपके आने का, और उम्मीद है कि दोबारा से जब हम आपको बुलाएंगे तो किसी टॉपिक पे आप अपनी एक्सपर्ट राय हमें ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। चले जनाब, तो अभी ये थी हमारे साथ मैडम ने बताया हमें कुछ बुनियादी चीज़ें। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद राना साहब से हम ये बात ज़रूर पूछेंगे कि अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कोई फैमिली है तो उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं उनको देने के लिए। स्टे विद अस। तो जनाब, अब हमारा आखिरी पार्ट है अपने शो का, जो कि नहायत अहम है, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले तो ये बताएंगे कि अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा है जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसको ऐसी बीमारी रहा कि खाने पीने का मसला है, तो बीमारी के इलाज के साथ साथ उसको इस किस्म के खाने
फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट कहाँ से मिलेंगे और वो वहाँ तक कैसे पहुँचे? राना साहब को आज हमने पकड़ा है, इनसे हम पूछेंगे। राना साहब, फैमिलीज बड़ी मजबूर होती हैं, अभी हम ब्रेक पे भी ये बात कर रहे थे कि इसको तो ज़िंदगी भर ही चलना है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये एंड हो जाएगा। तो आप कैसे इन फैमिलीज तक पहुँचते हैं या फैमिली आप तक पहुँचती है? नॉर्मली फैमिलीज़ को ये पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे को बीमारी क्या है। सही। उनका जो एक्सेस है वो जब तक आगा खान हॉस्पिटल आके वो लेबॉर्ट्री टेस्ट ना करवाएं तो उनको ये पता नहीं होता कि हमें ये बीमारी ये है। अच्छा। जब यहाँ से उनको ये पता चलता है कि डायग्नोसिस ये हो जाती है तो वहाँ से हमारा फाउंडेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका लिंक हो जाता है। ओके, सही। और वहाँ से फिर हम उनको जमा करते हैं और साथ साथ लेके चलते हैं। तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आगा खान से एक किस्म के एफिलिएटेड कह लें या कनेक्टेड कह लें? आगा खान में जो लेबॉर्ट्री है या सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं, सिर्फ वही एक्सपर्ट हैं इस मर्ज़ के। अच्छा अच्छा। वही डायग्नोज करते हैं और वही प्रिस्क्राइब करते हैं। बताएं ज़रा। तो हमें बहुत मुश्किल नहीं है कि हमें पता हो कि कौन सा पेशेंट जो है ना वो डायग्नोज हो चुका है। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही हमारे पास फैसिलिटी है। अदरवाइज़ हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कहीं पे ये फैसिलिटी नहीं है। उनको डायग्नोसिस का भी नहीं पता चलता होगा सब। डेफिनेटली लेबॉर्ट्रीज जो है ना उस लेवल की नहीं है तो वो पता नहीं चलता। राना साहब ये बताएं कि अब किसी को पता चला, अब वो आपसे कैसे फूड ले सके, क्योंकि तो दिन में 2 बार का सिस्टम है, किस तरीके से आप सिस्टम को चला रहे हैं? डॉक्टर साहब, हमने ये फाउंडेशन अभी फ्रेम की है। अच्छा, ठीक। और इस पे वर्किंग हो रही है। हमारा मकसद इसमें ये है कि ये 350 पेशेंट कोई बहुत ज़्यादा बड़े तादाद नहीं है अभी। एक तो इसके नए पेशेंट्स बनने से रोकना, इनको कैसे रोका जाए, ये भी अच्छा स्टेप। इसकी वजह क्या है, ये आखिर ये पेशेंट्स बनते क्यों हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके लिए हमने हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ये कि कोई ऐसा हम हॉस्टल क्रिएट करें कि पाकिस्तान में कहीं से भी या किसी भी गरीब इलाके से जो भी आता है वो पेशेंट्स प्लस उसकी फैमिली जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे ठहर सकें। ठीक। और वहाँ पे एक्सरसाइज का इंतज़ाम होना चाहिए, वहाँ पे वो फूड सब्सिडाइज्ड होनी चाहिए। यही हमारा टारगेट है कि हम गवर्नमेंट से सब्सिडी इस पे मंजूर करवाएं, क्योंकि जितनी महंगी फूड है वो हम पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और चले ये 1 बार 2 बार खाने का एक चीज़ हो तो समझ में भी आती है, तो रोज़ाना और ज़िंदगी भर का है, इसको तो एक सिस्टम बना लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये फूड ही सही नहीं मिलेगा तो इलाज तो डॉक्टर कर नहीं सकता उनका। बेसिकली जो इशू है यहाँ पे कि यहाँ पे जो फूड है वही मेडिसिन है। क्या बात है, बात ही खत्म। अगर आपको वो फूड नहीं मिलेगी तो आप मेडिसिन जो मर्जी आप देते रहें उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही। वो फूड का मिलना, उस ग्रेड की फूड का मिलना जो स्पेसिफिकली प्रोड्यूस होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बाहर से आती है, जर्मनी से आजकल आ रही है। अच्छा अच्छा। तो वो फूड अगर नहीं मिलती है तो इलाज कोई नहीं है इसका। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए और आपने ये बातें की, और अल्लाह करे कि हमारे शो को कोई एक फैमिली भी देखे और आपके पास आए और उनके बच्चे बेहतर हों, तो समझ लें हमारे शो के करने का मकसद भी पूरा और आपके आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो जनाब अली, ये था आज का हमारा एक शो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे हमने किया, जिसमें 3 चीज़ें जो मुझे समझ आई। नंबर 1, खाना क्या है, क्योंकि खाना ही इसकी दवाई है। दूसरा ये कि उन बच्चों की एक्सरसाइजेस और उनकी मोबिलिटी कितनी होनी चाहिए। और वो फैमिलीज़, तीसरे पॉइंट, कि जो परेशान घूम रही हैं, जिनको नहीं पता जाना कहाँ है, अगर उनके बच्चे के कद, घाट, ताकत और रंगत, ये तमाम चीज़ों की वजह से परेशान हैं, तो एक बार वो टेस्ट करा लें, जिससे पता चलता है कि इनको एलर्जी किस चीज़ से आ रही है। और आगा खान में वो टेस्ट होता है और वहाँ पे राना साहब की टीम कहीं ना कहीं वो मुंसलिक है और वहाँ से फिर उनको हम मज़ीद इमदाद भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये हमारे आज शो का टॉपिक था। साथ साथ जाने से पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे देखते हैं, जो लोग हमें टीवी पे देखते हैं, मशवरे देते हैं,
और कुछ शिकायतें भी करते हैं कि आपने अभी तक हमारा टॉपिक क्यों नहीं रखा। तो भाई हौसले से बैठें, टॉपिक्स हमारे लाइन में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे वो टॉपिक्स भी रखेंगे जो आप चाह रहे हैं। तो जनाब अब हो गया है जाने का टाइम और हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगले संडे 11 बजे दोबारा कोई नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अल्लाह हाफ़िज़।